उसका काम भी शुरू किया था, लेकिन जब उसको पूरा करने की बारी आई तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। पहले क्या होता था, सरकारें बदल जाती थी और जो उद्घाटन और जो अधूरे काम थे वो वहीं पड़े रहते थे। हमने कहा कि मां बगलामुखी के मंदिर के लिए और सराज की जनता के लिए ये रोपवे है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया, जिसका आज हमने उद्घाटन किया। इस राज में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत बड़ा विकास हुआ है और इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है कि उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ तक नियुक्त नहीं हुआ है। बिल्डिंग बड़ी बनाने का औचित्य तब होता कि वो जनता के काम आए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जून का महीना शुरू हो रहा था। जून 2022 में पूरे हिमाचल प्रदेश में 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। संस्थान की खोलने की प्रक्रिया ऐसी थी कि स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दी कि 10वीं से ये +2 हो जाएगा। यहाँ पीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं सीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं वेटरनरी डिस्पेंसरी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं पटवार सर्कल की नोटिफिकेशन कर दी। मुझसे आज जब पीएससी मांग रहे थे तो मैंने कहा मैं सराज में कई पीएससी और नोटिफिकेशन कर सकता हूँ, कई स्कूलों को अपग्रेड कर सकता हूँ, पर ऐसा करके मैं सराज की जनता को भी धोखा दूंगा और हिमाचल के लोगों को भी धोखा दूंगा। महज नोटिफिकेशन करके अगर उसमें डॉक्टर ही ना आए, अगर उसमें टीचर ही ना आए, तो वहां आपको धोखा दे रहे हैं। आज कितने स्कूल खाली पड़े हैं। हम आम लोग गांव के परिवेश से आते हैं। अब गांव में एक परिवार अपने बच्चे को गांव के स्कूल में भेजता है और सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन शिक्षा संस्थान की नोटिफिकेशन +2 की हो गई है। टीचर ना साइंस का आया ना मेडिकल का आया। हमने कड़वा फैसला जरूर लिया। हमने कहा कि जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो जाती, महज नोटिफिकेशन करके इस सरकार को हम नहीं चलाना चाहते। और हमने नारा दिया कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल हमारी सरकार को 11 दिसंबर को पूर्ण होने जा रहे हैं। जब सिराज से हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हटे तो खजाना खाली करके चले गए थे और खजाना ऐसा खाली कि 1 महीने का सरकार चलाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। वो मुख्यमंत्री जी और मैंने 1 महीना दिन रात मेहनत करके अपनी आर्थिक समृद्धि की दिशा में नीतिगत बदलाव लाया और नीतिगत बदलाव के दम पर आज हम दावे के साथ कह सकते कि 2 साल में जो हमने फैसले लिए वो गांव की जनता को ध्यान में रखकर, गरीब किसान को ध्यान में रखकर, आम आदमी को ध्यान में रखकर हमने फैसले लिए, जिसका लाभ अब आम लोगों को मिलना शुरू हुआ है। को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहकर बता दे, कोई भी करके बता दे भारतीय जनता पार्टी का कि हम आपको सरकारी पेंशन देंगे। सरकार आएगी इनकी तो जिस तरह राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने बंद कर दी है, जिस तरह और जगह इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है,
ये सोचते हैं कि उस ओल्ड पेंशन स्कीम को भी हमारी सरकार जब कभी भी आएगी हम उसको बंद करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम का देने का मतलब हमारा राजनीतिक लाभ नहीं था। हम तो 5 साल में गारंटियां 5 साल के लिए देकर आए हैं। हम अपनी 7 गारंटियां 11 दिसंबर को आपके सामने पूरी करने जा रहे हैं। जिन्होंने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उन्हें हम सामाजिक सुरक्षा देंगे ताकि बुढ़ापे में उसके पास हर महीने किसी न किसी रूप में पैसा है। 11% दिए की किस्त दी। पुलिस कर्मचारी बैठा करते थे, 8 रुपए पर डे के हिसाब से गाइड मनी मिलती थी। अगर हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमने सुदृढ़ नहीं की होती तो हम पुलिस कर्मचारियों को कहते कि पिछले कई सालों से 8 रुपए आई है, 8 रुपए पर भी चलो। हमने तकरीबन 1000 रुपए हमको हर महीने बढ़ाकर उन अपनी आर्थिक समृद्धि का परिचय दिया। तो हमारी माता जी आज भी खेतों में काम करती है, जमीन जायदाद है। गांव कैसे मजबूत होगा? हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव लाया और उस बदलाव का फायदा आज हिमाचल के लोगों को मिलना शुरू हुआ है। क्या बदलाव था? पहले मिल्क फेडरेशन द्वारा दूध का रेट 2 रुपये बढ़ा दिया जाता था, 30 से 32 रुपए कर दिया जाता था। हमने दूसरे बजट में गाय के दूध को 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदने की घोषणा की और 45 रुपए लीटर के हिसाब से आज दूध खरीदा जा रहा है। इसलिए हुई कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटा दिया और जनता की संपदा को जो लुटाया वो आपके हित के लिए नहीं लुटाया, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने उसको लुटा दिया। हम आए हैं सत्ता में, मैं बार बार कहता हूं, ना प्रदेश की संपदा को लुटने देंगे ना लुटाने देंगे। हमने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किया, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, हम शिक्षा संस्थानों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। 30-30 बच्चे हैं, एक एसएमसी के टीचर के आधार पर चला हुआ है। धोखा दे रहे हैं, उन बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं। 5वीं में बच्चा पहुंच गया, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। 5वीं में हमको बेंच मिलते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पिछले 5 साल में ला दी। हमने कोशिश की है और हमने कहा कि अगले वर्ष और इस वर्ष से पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को कंसोलिडेट किया जाएगा। प्राइमरी तक 3 या 4 टीचर लगाए जाएंगे और कोई गांव का बच्चा अगर कहीं एक घर भी है, उस बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर मुझे 20,000 रुपया भी खर्च करना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा और रहने का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। रात बच्चे अपनी माँ को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, आगे कोई सहारा नजर नहीं आता। कौन देखभाल करेगा? लोगों की दया पर निर्भर रहते थे, कोई अपने चाचा की दया पर निर्भर रहता था। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने कानून बनाया। आज उन 6,000 बच्चों को 18 साल से ऊपर के जो 6,000 बच्चों को 4,000 रुपया पर महीना मिल रहा है, पढ़ाई के लिए पूरा पैसा मिल रहा है और पीजी के लिए हर महीने 3,000 रुपए हमारी सरकार दे रही है। किसी के पति की अचानक मृत्यु होगी, बेटी डॉक्टर बन रही थी, डॉक्टर की फीस साल की 1.5 लाख रुपया है, हॉस्टल की 75,000 रुपया है, कहां जाएगी? जमीन जायदाद है नहीं। हमने फैसला किया कि 23,000 बच्चे, विधवा महिलाओं की जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर वो मंडी के किसी हॉस्टल में रह रही है तो 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। ये भाई आ गए मेरे पास, आगे मैंने बोला हमारे पास पैसा, कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगा। शब्द भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और नेशनल टीवी वाले उसको
रहे हैं। आपके घर में कितने वॉशरूम बने हैं? किसी पर कोई टैक्स लगा है? तो ये क्यों दिखा रहे हैं? फिर कहा कि समोसा क्या पता नहीं, मुख्यमंत्री जी का समोसा गुम हो गया। अरे भाई, 21 अक्टूबर को मैं वहां गया। 21 अक्टूबर को मैं ना समोसा खाता हूं, मैं तला हुआ नहीं खाता, मेरे डॉक्टरों की सलाह है। वो चुनावों से पहले कहीं से समोसा आ गया और ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि आर्थिक कंगाली के हम उस पर पहुंच गए हैं। कोई आर्थिक कंगाली में नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 की गारंटियों की बात करते हैं। उनसे यह पूछा जाना चाहिए, हमारी गारंटियां तो 11 दिसंबर को हम दिखाएंगे और उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ है। थोड़ा और इंतजार करिए, आपके पास गांव के लोगों के हाथ में पैसा होगा। आज मनरेगा में हमारी बहन मिली, कल मेरे पास मनरेगा की महिलाएं आई, 300 रुपया घर बैठ के मिल रहा है हमको अपने बच्चों को ऐसे क्षेत्र में भेजने की जरूरत जिसके हाथ में घर में 10 से 15 हजार रुपया मिल रहा हो। ऐसी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। 10 साल से चली नहीं रहती। 250 बसें और ली, 600 बसें और ली और ग्रीन हाइड्रोजन से निर्मित बसों को और ला रहे हैं। तो हमारी आर्थिक कंगाली कहाँ हुई? आपदा 60% वाला नौकरी लग रहा था, 90% वाला गरीब माँ बाप का बेटा नौकरी नहीं लग रहा था। मुझे पता लगा, कहा भी आपके जिले का है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। गरीब माँ बाप का बच्चा कैसे सरकारी नौकरी लेगा? धनवान का बेटा अगर सरकारी नौकरी ले रहा है, इस चीज को हम नहीं सहन करेंगे। और हमने उसको भ्रष्टाचार के उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और आज तक वो सब जेल की सलाखों के पीछे है। इनकम टैक्स देने वालों को, सरकारी कर्मचारी जिनकी आय 50,000 से ऊपर है, हम क्यों उनको सब्सिडी दें? क्यों गरीब का हक काट कर हम अपने सुविधा के लिए प्रयोग करें? हम उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमने आज ही फैसला किया, कोई भी पानी का बिल पिछले एरियर से नहीं लिया जाएगा, कोई एरियर नहीं लिया जाएगा। और 100 रुपया हम महज इसलिए लेना चाहते हैं कि हम आपको अच्छा पानी देना चाहते हैं। तो हम अपने लोगों के साथ फिर से धोखा करेंगे। आप बड़े बड़े होटलों को क्यों सब्सिडी देना चाहते हैं? बिजली की करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं, हम भी सब्सिडी ले रहे हैं, मंत्री भी सब्सिडी ले रहा है, एमएलए भी ले रहा है, अधिकारी भी ले रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी ले रहे हैं। क्यों ले? हम सब्सिडी उसको दें जो गरीब है। उसके दरवाजे तक अगर हमको 125 की जगह 300 यूनिट भी बिजली सब्सिडी देनी पड़ेगी, हमारी सरकार वो भी देगी। उसको बैली ब्रिज के रूप में हम उसको बना दिया जाएगा। लेंगे, आराम से सोएंगे। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता हूँ। हर गांव की दहलीज को मैंने लांघा है। हर शिक्षा संस्थान से मेरी पढ़ाई हुई है विश्वविद्यालय तक। मैं चाहता हूं कि जो आपकी संपदा है उस संपदा को ना लुटने दिया जाए, वो आप में बांटा जाए। गाड़ी की मक्की का मूल्य कुछ नहीं होता था, अभी तो 30 रुपए है, दूध का भी 45 रुपए है। अगला बजट आने दीजिए, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम गांव के लोगों तक वो सब सुविधा और आर्थिक समृद्धि लाएंगे जो ये कहते थे कि इनका दिवालियापन हो चुका है। हमारा कोई दिवालियापन नहीं है। हमने 4 दिन पे इसलिए बंद की कि हम जो 1200 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को हर महीने पे का देते हैं, 800 रुपया सरकारी जो पेंशन भोगी है पेंशन का देते हैं, 2000 करोड़ रुपया एक महीने का हम सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और पेंशन कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको हम 2000 करोड़ रुपया देते हैं। लोन लेते हैं तो 3 करोड़ रुपया हम उसका इंटरेस्ट देते हैं। हमने उसको रैशनलाइजेशन किया, 3 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देते, साल का 36 करोड़ रुपया। मैं
और 36 करोड़ रुपए को बचाने के लिए हम उसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा, वेतन देने के लिए पैसे नहीं। आज भी कोई प्रवक्ता उनका भाटिया जी आए हैं, पता नहीं बोल रहे हैं कि दिवालियापन निकल गया है। अरे भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने बैठे, आपने तो सरकारी कर्मचारियों को जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी 1600 करोड़ रुपए हमारे काट दिए, और जो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है पीएफ के रूप में, और सरकार का अंशदान 9000 करोड़ रुपया, उसमें कुंडली बांध कर बैठ गए। आपदा के 10,000 करोड़ उसमें कुंडली बांध कर बैठ गए। लेकिन हम चुनौतियों का सामना डट कर करते हैं, हर लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं, और हमें लड़ना भी आता है और हमें जनता की सेवा करना भी आता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।